तो आज हम लोग क्लास 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो झारखंड जुडिशियल सर्विस पीटी को अ, देख कर के उस हिसाब से प्रिपरेशन करवाया जाएगा आपको। अब देखिए, पीटी का जो स्कीम होता है वो बहुत वास्ट, आपको नहीं जाना है। आपको बेयर एक्ट प्लस कुछ केस लॉज प्लस कुछ सिद्धांत, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बेयर एक्ट का ही आधार रहते हुए उसके कमेंट्री और प्लस केस लॉज को डिस्कस करते हुए हम लोग लेक्चर को ले चलेंगे। ठीक है, तो लेटर स्टार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहीं से शुरू करेंगे, बेवजह की चीज़ों का हम लोग शुरुआत वहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए, पार्ट 1 जो एविडेंस एक्ट है वो 3 पार्ट्स में है। ठीक है, तो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे इस पार्ट में क्या है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 से शुरू करेंगे हम लोग का, जिसमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की चर्चा है। ठीक है, 1 से 55 तक में हम लोग रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो बेसिकली ऐसे कुछ कहता नहीं, बस इसका जो भी है जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो आप देख लेंगे, जैसे कह रहा है कि दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, 1872। ठीक है, इट एक्सटेंड टू द होल ब्रिटिश इंडिया, जितने ये अभी तो सारे इंडिया में ये, ठीक है, पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर भी इंडिया का भाग हो चुका है, तो ये सारे इंडिया में ये इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली हम लोग का जो लेना देना है वो इंटरप्रिटेशन क्लाउज से होता है, जो कि सेक्शन 3 से शुरू होता है। अब सेक्शन 3 में कुछ डेफिनीशंस दिए गए हैं, और उन डेफिनीशंस को एज इट इज हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग उससे पढ़ने हैं। जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज का मतलब ही होता है कि जो प्रोवाइडेड है यहाँ पर, वट एवर हैज बीन प्रोवाइडेड इन हियर, दैट विल बी अंडरस्टूड, ओके, इन दैट मैनर ओनली। So in this act, the following words and expressions are used in the following senses unless the contrary intention appears from the context. अब देखिए, यहाँ कही गई जो बातें हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, है ना, वो उसी तरह से एग्जैक्टली समझी जाएंगी जब तक कि कुछ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, है ना, कॉन्टेक्स्ट से अपीयर ना हो रहा हो। मतलब विपरीत कोई इंटेंशन, है ना, कॉन्टेक्स्ट से नहीं निकल रहा हो। मतलब नॉर्मली जो दिए गए हैं उसका अर्थ उसी तरह से समझा जाएगा। अब जैसे देखिए, कोर्ट का जो परिभाषा, कोर्ट का जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। अब देखिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन एक्सक्लूड होंगे, तो आर्बिट्रेटर्स एक्सक्लूडेड हैं इससे। ठीक है, कोर्ट से। लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंसेज, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या है? फर्स्ट नंबर आ गए जजेज, मैजिस्ट्रेट and all those persons who are legally authorized to take evidences, ठीक है। तो जो भी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस को टेक करने के लिए, तो वो सारे, है ना, वो कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये आपका कोर्ट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, समझ गया बात को। अब देखिए, फैक्ट, फैक्ट जो हम लोग देखते हैं ऐसे भी बोलते हैं ये फैक्ट है, वो फैक्ट, ये फैक्ट है, मतलब सच मान करके जनरली भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन फैक्ट को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और फैक्ट क्या है? फैक्ट अगर पूछा जाए, जनरली फैक्ट वी यूज दिस वर्ड, है ना, in general parlance, but one might not be able to define this word called fact. Okay, but here the fact has been defined in the Indian Evidence Act. So what is the definition of fact? That anything, a state of thing or relation of things capable of being perceived by the senses, है ना, कोई भी चीज, किसी चीज की अवस्था, कोई चीज किसी रिलेशन में है वो,
ठीक है, ये सारे फैक्ट है। और कोई भी चीज जो कि आपके ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आपके सेंसेस द्वारा परसीव किया जा सकता, समझा किया जा सकता है। ये पेन है, एक फैक्ट है। ये हैंड है, एक फैक्ट है ना। कोई टेबल है, वो फैक्ट है। टेबल पर गिलास है, वो एक फैक्ट है, रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, कोई चीज झुकी हुई है, वो स्टेट ऑफ थिंग्स को दिखला रहा है। एक बुक दूसरे बुक के ऊपर है, बड़ी सी बुक छोटी बुक के ऊपर है। इस तरह की सारी चीजें क्या है, जो सेंसेस से परसीव हो रही है, वो सारे फैक्ट में आएंगे। अब देखिए, बेसिकली जो फैक्ट्स होते हैं, है ना, वो सेंसेज और लॉजिकली चीज़ों पर ही, है ना, आधारित होते हैं। लेकिन जो एविडेंस एक्ट एक और चीज ऐड करता है, वो क्या करता है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्ट, है ना। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में इट इंक्लूड्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट एज वेल एज फिजिकल फैक्ट्स। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो फैक्ट्स है वो साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। तो इसमें दोनों ही आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में। ठीक है, तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, देखिए मीन्स एंड इंक्लूड्स का यहाँ क्या मतलब होता है कि जो मीनिंग होगा वो एग्जॉस्टिव होगा, एग्जॉस्टिव होगा, है ना। कुछ दूसरा चीज नहीं होगा, लेकिन जो भी चीजें हैं उसको एग्जॉस्टिव मीनिंग के रूप में उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। अब आप देखिए कुछ इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ इलस्ट्रेशन को देखें तो यहाँ दिया हुआ है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। ओके, जैसा यहाँ बताया कि स्टेट ऑफ थिंग, तो कोई चीज़ है किसी खास वे में अरेंज है। दैट मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट, जो भी चीज़ें आपने परसीव किया सेंसेस से, किसी चीज़ को देखा, है ना, सुना, वो सारे फैक्ट हैं। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट, कोई भी बात किसी ने कही वो भी एक फैक्ट है। दैट ए मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन हैज ए सर्टेन इंटेंशन फैक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडलेंटली और यूजेज ए particular word in a particular sense or is was conscious of particular senses. So these are all psychological facts. So this example pertains to the psychological facts. ठीक है, तो मानसिक अवस्था के बारे में भी ये बातें करता है। फैक्ट्स का जो यहाँ जो एविडेंस एक्ट में जो डिफिनीशन है, इट इज नॉट ओनली लॉजिकल बट ऑल्सो इट इज साइकोलॉजिकल। सो दैट ए मैन हैज ए सर्टेन रिपुटेशन इज ए फैक्ट। देखिए ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्या रिपुटेशन है ना। नाउ कमिंग टू रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट आगे हम लोग सेक्शन 5 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बताया गया है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द one is connected with the other in any of the ways referred to the provision of act relating to relevancy of fact. अब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, लेकिन बेसिकली रिलेवेंट कहते किसको हैं। रिलेवेंट हैज बीन डिफाइंड हियर बट नो वे रिलेवेंसी बीन डिफाइंड। ओके, तो रिलेवेंट फैक्ट कब होता है, जब एक फैक्ट दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब एक दूसरे को मिलाकर कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, वही रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट को ही एडमिट किया जाता है। ठीक है, अब रिलेवेंट फैक्ट कैसे होंगे, वो एडमिसिबल कैसे हों, वो बात की बातें हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट इन इशू, अब फैक्ट्स हम लोगों ने देखा कि क्या फैक्ट है ना। कोई भी चीज़ है जो अपने ज्ञानेंद्रियों से आप परसीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो फैक्ट जब इशू में आ जाए, यानी कॉन्टेंशन में आ जाए, एक व्यक्ति कुछ और बोले दूसरा कुछ और बोले, तो फैक्ट क्या हो गया, इशू में आ गया। उसी पर तो डिसीजन होना है ना। उसी में अगर आप रिलेवेंट फैक्ट लाएंगे, उस फैक्ट को दूसरे फैक्ट के माध्यम से, रिलेवेंट फैक्ट के माध्यम से आप प्रूफ करेंगे, तभी तो आपके पक्ष में जजमेंट आएगा। तो यही है फैक्ट इन इशू, ऐसा फैक्ट जिस पर विवाद हो, जो एक आदमी असर्ट करता हो, दूसरा आदमी डिनाई करता हो। बात सिर्फ इतनी है जिसको कि बेयर एक्ट में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। अब देखिए डेफिनीशन को अगर आप पढ़ें तो डेफिनीशन ये कहता है कि एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, है ना, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट
any right, liability, or disability asserted or denied in any suit or proceeding, है ना, नेसेसरीली फॉलो। मतलब ये सारी चीजें जरूर फॉलो होती हैं। क्या क्या फॉलो होती है? किसी चीज का एग्जिस्टेंस में होना, नॉन एग्जिस्टेंस में होना, किसी चीज का नेचर, एक्सटेंट, ठीक है, किसी राइट का, लायबिलिटी का और डिसेबिलिटी का जो कि असर्ट किया जाता हो, डिनाई किया जाता हो किसी सूट में और प्रोसीडिंग में, तो ये सारी बातें फॉलो होंगी। ठीक है, क्या कर रहा है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ, या तो खुद के द्वारा है, और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, या तो किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्शन में, जब किसी के चीज़ के एग्जिस्टेंस को लेकर के, नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के, नेचर को लेकर के, एक्सटेंट को लेकर के, ठीक है, किसी राइट के, लाइबिलिटी के और डिसेबिलिटी के एसर्ट किया जाए या डिनाई किया जाए किसी सूट में। ये किस में होना चाहिए? सूट में, मतलब केस चल रहा उसमें, किसी फैक्ट के, किसी राइट और लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के नेचर, एक्सटेंट, एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट को लेकर या तो एसर्ट किया जाए या डिनाई किया जाए। ठीक है, तो वही फैक्ट इन इशू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बातें कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया गया। वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज ए फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ये सिविल प्रोसीजर के बारे में बात बोला कि यही किसी चीज़ को असर्ट किया जाता है, डिनाई किया जाता है, तो वही फैक्ट इन इशू होता है। सेम ही चीज़ है इसमें। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन को आप देख लें। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि A इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। आप देखिए, A इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। क्या क्या है? दैट A काउड बीज डेथ। अब ये इशू में कैसे हुआ कि एक एसर्ट करेगा तो दूसरा डिनाई करेगा, ऐसा थोड़ी कि मान लेगा। उसी तरह दैट A इंटेंडेड टू काउज बीट डेथ। अब इंटेंशन था कि नहीं, मेंस रिया था कि नहीं, ये भी तो प्रूफ होने की बात है। एक एसर्ट करेगा, दूसरा डिनाई करेगा, एक्सीडेंटल डेथ है, क्या कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह दैट A हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब सडन प्रोवोकेशन यहाँ हो गया, वहाँ पर भी माफी मिल जाता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, है ना, फैक्ट इन इशू है जिस पर विवाद होना है। एक पार्टी एसर्ट करेगा, दूसरा पार्टी डिनाई करेगा। अब उसी तरह डॉक्यूमेंट की परिभाषा पर आप आ जाएं, तो डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि देखिए, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टांस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मींस। अब क्या कर रहा है कि लेटर के द्वारा भी हो सकता है, फिगर के द्वारा भी हो सकता है, कोई कैरिकेचर हो गया, कोई फोटो हो गया, और मार्क्स कोई चिन्ह के द्वारा हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, कुछ इस तरह का चिन्ह जिससे बवाल खड़ा हो जाए। और बाई मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स, या तो इन तीनों को मिलाकर कुछ ऐसा हो जाए। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। मतलब इंटेंशन होना चाहिए उस मैटर को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, इन माध्यमों से, लेटर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से और मार्क्स के माध्यम से। मतलब इंटेंशन होना चाहिए उस चीज़ को लिखने का कि हमको ये बातें रिकॉर्ड करनी है, तो वो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशंस क्या क्या हैं आप देख लीजिए यहाँ पर। ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ लिखा गया, एक लेटर है, कुछ भी है, इट्स ए डॉक्यूमेंट। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट आर डॉक्यूमेंट्स। तो जो लिथोग्राफ्ट है, किसी पत्थर चट्टान पर लिख दिया गया, फोटोग्राफ्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, जो मैप है, प्लान है, इट्स ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जितनी चीज़ जहाँ भी लिखे गए, रिकॉर्डिंग के इंटेंशन से लिखे गए किसी भी वर्ड द्वारा या कोई फिगर द्वारा, दिज ऑल आर डॉक्यूमेंट्स। लाइक ए कैरिकेचर, कैरिकेचर क्या होता है? फनी फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड कैरिकेचर। तो कैरिकेचर इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए एविडेंस आ जाइए। एविडेंस क्या कह रहा है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स मैंने बताया, मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब कि मीनिंग एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है,
All statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry। कौन? ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट जो इंक्वायरी में हो, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट जो परमिट किया जा रहा है देने के लिए, वो क्या हो जाएगा? एविडेंस हो जाएगा। और इस तरह के स्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? ओरल भी हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, ठीक है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। अगर परमिशन देता है कोर्ट कि हाँ आप इस तरह का एविडेंस विटनेस को ले आइए, अगर विटनेस द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो ओरल एविडेंस में आता है। इसके अलावा ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड है, जो अभी हमने देखा है डॉक्यूमेंट का परिभाषा, जो चीज़ें रिकॉर्ड है और उसको अगर कोर्ट इंस्पेक्शन के लिए मंगाता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एविडेंस। तो सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब एविडेंस कितने तरह के हुए? दो तरह के हो गए। एक तो हो गए ओरल एविडेंस और दूसरे हो गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कुछ एविडेंस एक्ट के न्यूएंसेज को देखा, और क्योंकि बेयर एक्ट से बताया जा रहा है तो एक एक चीज़ों को, एक एक वर्ड्स को सावधानी से समझना है, तभी आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। इसके अलावा जो कमेंट्री की बात है, सब्सिक्वेंटली वी विल बी डूइंग commentary on that also, including case law. Since these are definition clause, so there is no much scope of case laws or discussion. Okay, so later on with the subsequent classes we will include also case laws and other discussion materials, okay, commentary etc. also, so that you can have a good grasp on the evidence act. So we have started out from evidence act, and this is lecture number 1. Subsequently we will proceed with lecture number 2 in the next class. Hope you have enjoyed the lecture. Okay.